वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूनिट 5 के अंदर टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन पर ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है, उसके कारक क्या हैं, प्रभाव क्या पड़ रहा है पर्यावरण पर और साथ ही साथ उसको किस तरीके से रोका जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो टर्म आता है वेदर, जिसको हिंदी में आप लोग मौसम बोलते हैं। तो मौसम को सिंपल में क्या बोलते हैं, अभी बारिश हो गई तो मौसम बदल गया कि हाँ आज बारिश हो रही है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज हवा तेज़ चल रही है। तो ये जो मौसमी क्रियाकलाप सब वेदर के अंदर आते हैं। मतलब जैसे आपने खिड़की खोला तो बाहर जैसा भी मौसम आप देख रहे हैं, तापमान हो गया, बारिश हो गया या ठंड हो गई या हवा, तो वो उस समय के लिए वहाँ का मौसम कहलाता है। ठीक है, पर अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का मतलब होता है लंबे समय तक जो मौसमी एक्टिविटीज़ आप जहाँ रह रहे हैं, आपके आसपास जो होती है, तो उसका औसत है कि औसत क्या हुआ लंबे कार्यकाल में, पूरे मतलब किस प्रकार की मौसमी कार्य एक्टिविटीज़ हुए, वो आपका कहलाता है जलवायु। ठीक है, जैसे कि आपको ये सिंपल सी अगर हम ऐसे बात करें, खिड़की से हमने बाहर देखा तो जो भी हमने देखा जाए, गर्मी देखी, बारिश देखी या हवा देखा, हवा को महसूस किया, तो वो उस समय का कहलाएगा कि मौसम है। पर जलवायु को अगर हमको अगर डिस्टिंग्विश करना हो कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, तो कुछ समय पहले कैसा मौसम था, आज क्या मौसम है, जो हम कंपेयर करते हैं कि स्टैटिकल कंपैरिजन करते हैं लंबे समय तक के अंतराल में कि क्या क्या घटनाएं घटी, बारिश कब कब हुआ, या तापमान कब ज़्यादा था कब कम था, कब हवाएं ज़्यादा चल रही थी कब कम चल रही थी, तो उसका एक जो स्टैटिकल हम लोग ग्राफ निकालते हैं। तो औसत समय तक जो मौसम रहा वही कहलाता है जलवायु। ठीक है, अब जलवायु अंतर, क्लाइमेट चेंज का मतलब तो जलवायु अंतर। तो क्लाइमेट चेंज इज ए स्टैटिकल सिग्निफिकेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट, मतलब जलवायु में लंबे समय तक एक परिवर्तन जो देखने को मिलता है, और वो परिवर्तन लंबे समय तक जब रहे तो ऐसे परिवर्तन को ही हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो अब ये जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या आपको सभी को ऑलरेडी मालूम है कि जो सूर्य की जो रोशनी है इस पृथ्वी पे पड़ती है, और ये फिर ये जो रेडिएशंस पृथ्वी पर आ रहे हैं वापस लौटते हैं। ठीक है, तो लौटने की वजह से क्या होता है, वायुमंडल में जो गैसें मौजूद है, ग्रीन हाउस गैसें, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको NO2 बोलते हैं, तो ये ऐसी गैसें हैं जो क्या करती हैं, उन रेडिएशन को ट्रैप करती हैं, मतलब रोक लेती हैं, वायुमंडल में ही रोक लेती हैं, इसको वापस लौटने नहीं देती। इसी प्रभाव को ही हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और इसी प्रभाव की वजह से वायुमंडल, आपकी जो पृथ्वी जो है वो गर्म रहती है, एक अनुकूल तापमान रहता है हर तरीके के जीव जंतु को रहने के लिए। आपको बता दूं, अगर ये ग्रीन हाउस गैसें इस वायुमंडल में मौजूद नहीं रहती तो जो रेडिएशन सूर्य की किरणें पृथ्वी पड़ रही हैं अगर वापस लौट जाती तो इस पृथ्वी का जो तापमान होता वो -18 डिग्री सेल्सियस रहता। अब -18 डिग्री आपको पता है 0 डिग्री में तो पानी बर्फ़ बन जाता है, तो मतलब ये पृथ्वी पूरा एक बर्फ़ का गोला बन के रह जाता। यहाँ पर किसी भी प्रकार से जीव का मतलब लिविंग क्रिएचर्स का होना संभव नहीं होता। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैसें बहुत बड़ा योगदान देती हैं इस पृथ्वी पर जीवन के होने का। ठीक है, ये कहा जाता, आप ये बोल सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें एक तरह का ब्लैंकेट है। ब्लैंकेट बोलने से कंबल है जो कि ताप को, गर्मी को इस पृथ्वी पर बनाए रखती हैं। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसें जैसे मैंने बताया कि ये नेचुरली वायुमंडल में मौजूद है, मतलब प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में ये गैसें मौजूद हैं। पर अब क्या हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा बढ़ गए, डिफॉरेस्टेशंस हो रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना हो रहा है, वाहनों की दिन पे दिन संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि जो ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा पर्यावरण में एक नॉर्मल अनुपात पे थी, और ये नॉर्मल अनुपात होने की वजह से वायुमंडल में एक नपातुला तापमान हुआ करता था, अब इसमें अंतर देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो यही अंतर हो कैसे रहा आपको मैं बता दूं कि पिछले 100 साल की अगर हम ग्राफ देखें किसी भी देश के विकास का, तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में से इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी दिन पर दिन नए नए फैक्ट्रियों का सेटअप हो रहा है। जगह को भूमि तो लिमिटेड है, तो पेड़ों को काट कर डिफॉरेस्टेशन करके ज़मीन कुछ बनाया जा रहा है ताकि हम काम करने लायक उसको कर सकें। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत पैदा की जा रही है जीवाश्म ईंधन जलाकर, फॉसिल फ्यूल को जलाकर। तो इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से हो क्या रहा है, जो ग्रीन हाउस गैसें जो वायुमंडल में है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही हैं। ठीक है, अब यही बढ़ने के वजह से हमारी पृथ्वी अब गर्म हो रही है। आपको बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसें जितनी ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में होंगी उतना ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करेंगी, और यही परिणाम स्वरूप आपको ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलता है। आपको बता दूं सिंस 1818 से इस पृथ्वी का जो तापमान है वो 1 डिग्री बढ़ चुका है, और अगर इसी रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसें इस वायुमंडल में बढ़ती रहे तो ये माना जा रहा है कि 2100 में ईस्वी तक इस पृथ्वी का तापमान 5 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसको बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है। और जो साइंटिस्ट और पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं वो अब इस कार्य में लग गए हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसकी रफ्तार को कम किया जाए, और हम ये जो 5 डिग्री जो तापमान है कि बढ़ जाएगा उसको हम कम से कम 2 डिग्री में ले आएँ, ताकि जो भयावह स्थिति होने वाली है फ्यूचर में, भविष्य में, उसको रोका जा सके। ठीक है, तो अब देखिए हम तो 1 से 2 डिग्री तापमान को ऐसे लग रहा हो कि ये कौन सा बहुत बड़ा चीज़ है 1 से 2 डिग्री, पर आप सभी जानते हैं कि 1 से 2 डिग्री भी अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाए तो हमको बोलते हैं कि हम बीमार पड़ गए, हमको बुखार आ गया। तो अगर हम मनुष्य और हमको 1 से 2 डिग्री तापमान अंतर में हमको समझ में आ रहा है कि हम कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, शारीरिक रूप से हमें कितनी दिक्कत आ रही है। तो अगर पूरी पृथ्वी का तापमान अगर 1 से 2 डिग्री भी बढ़ता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब पर उसका कितना असर पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रभाव की अगर हम बात करें तो कैसे प्रभाव होगा, तो सबसे ग्लोबल वार्मिंग इंटेंसिफाई द वाटर साइकिल। तो सबसे सीधे तौर पे जो प्रभाव पड़ेगा वो जलीय चक्र पर पड़ेगा। आपको पता है जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा, यानी जितना भी सतही भाग पे जितना भी पानी के स्रोत हैं, चाहे वो समुद्र है, झील हैं या नदियाँ हैं, उसके सतह पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाष्पीकरण की क्रिया होगी। तो जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज़्यादा वायुमंडल में वाटर वेपर्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद सतह की जो पानी है वो सूखने लगेगी, तो जलीय जीव जंतु पर का सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि वो पानी का स्रोत अगर सूखने लगे तो वो उनका मरना तय है। फिर वन्य प्राणी जो पानी के लिए नदियों, तालाबों और झीलों पर निर्भर करते हैं, तो जितना ज़्यादा पानी इवापोरेट होगा पानी उतना कम होने लगेगा। तो उस तरीके से सूखा पड़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मिट्टी में जो मॉइस्चर बना रहता है जिसकी वजह से प्लांट आसानी से फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, उसमें कमी आने लग जाएगी। ठीक है, अब जितना ज़्यादा वायुमंडल में वाटर वेपर पहुंचेगा उस हिसाब से रेन स्टॉर्म यानी बारिश भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी उस हिसाब से बाढ़ आएंगे। जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे सूखा पड़ेगा। ज़्यादा तापमान होने की वजह से मिट्टी का जो नमी है वो ख़त्म होने लगेगा। तो ऐसे समय में प्लांट्स पे भी सीधे तौर पे उसका असर देखने को मिलेगा। वन्य प्राणी जो जीव जंतु उस पर सीधा असर देखने को मिलेगा। और इस तरीके से ये जो प्रभाव की मैं जो बात कर रही हूँ ये लंबे समय तक इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगा। इसी प्रकार के इस परिवर्तन को ही हम बोलते हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और आगे ऐसा ही बना रहेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब जैसे हमने वाटर साइकिल की बात करी, तो जितना ज़्यादा इवापोरेशन होगा उतना ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज़्यादा बादल बनेंगे, और जितना ज़्यादा बादल होगा उतना ज़्यादा बारिश होगा, और जितना ज़्यादा बारिश होगा उस हिसाब से बाढ़ आएंगे। और जहाँ पे बारिश नहीं होगी वहाँ पे सूखा पड़ेगा। अब और देख लेते हैं क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन के और क्या क्या आपको बुरे या दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे।
ठीक है। तो पहला तो आपने मौसम को देख लिया कि किस तरीके से मौसम का पूरा क्रियाकलाप बदल जाएगा। जो समय पर बारिश का होना उसमें परिवर्तन, जगह जगह पे सूखा पड़ेगा तो कहीं पर बाढ़ आएगी, कहीं पे, और ये तूफान के होने की जो संभावना है, जो आपको पता है आए दिन अभी समुद्र में तूफान आ रहे हैं, उसकी जो चांसेस है वो बढ़ते चले जाएंगे। जो जल स्रोत है वो सूख जाएंगे। जितना ज़्यादा जल स्रोत सूखेंगे उतना ज़्यादा जो वन्य प्राणी है या और जीव जंतु है वो सीधे तौर पे उन पे असर पड़ेगा। उसके बाद जल की जो नमी ख़त्म हुई तो उसके बाद से क्या होगा कि पेड़ सूखने लगेंगे, क्योंकि उनको जितनी पानी चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए, उसमें भी कमी आने लग जाएगी। ठीक है। उसके बाद समुद्र, जितना पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाएगा तो जो भी ग्लोबल जो ध्रुवीय क्षेत्र है या जो पहाड़ी क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ की ज़्यादा मात्रा है वो अब पिघलना चालू करेंगे। तो जो इस पृथ्वी पे जो ग्लेशियर और आइस के रूप में पानी का स्रोत मौजूद है वो भी पिघलना चालू होगा। समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, और समुद्र की लेवल अगर बढ़ी तो जो तटीय इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। इस तरीके से आसपास का एरिया पूरा का पूरा समुद्र में समा जाएगा। ठीक है। तो अब ये जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये अंतर क्यों हो रहा है?